राम से पहले रामायण लिखने वाला कौन व्यक्ति है? जनजाति भाई। हजारों साल राम के आने की प्रतीक्षा करने वाली मेरी माँ कौन है? शबरी। निषाद बिल जब राजा राम वनवास जा रहे थे, उस भजन बोलता है कि भजन में आता है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहोगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन चारों में आपकी शीर्ष प्राथमिकता क्या है सर? अंग्रेजी में भी एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। सर, आपने अपने क्षेत्र में जन सुनवाई को जनता दर्शन नाम दिया। ये विपक्ष का काम है झूठ बोलना। सर, अभी अपने बांसवाड़ा क्षेत्र में मोदी जी ने परमाणु बिजली घर का शिलान्यास किया। जो जनता की सेवा करता है वो परमात्मा की सेवा के बराबर। ऐसे मेरे मन में भाव है कि शोषित, वंचित और पोषित जो व्यक्ति आता है। असल बिल प्रदेश की मांग आज बहुत बढ़ रही है। यह समाधान है या राजनीतिक मुद्दे हैं? प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि मैं सर, आज हर युवा चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। सर, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विपक्ष की पार्टी के दिग्गज नेता को टिकट दिया। धर्म तो सनातन धर्म, धर्म रक्षिति रक्षता। राजनीति की असली ताकत भाषणों में नहीं, बल्कि उस निरंतर संवाद में होती है जो नेता और जनता के बीच हर दिन बनता है। जहां नेतृत्व दूर बैठकर आदेश नहीं देता, बल्कि जमीन पर उतरकर समस्या सुनता है, वहीं भरोसे की राजनीति जन्म लेती है। आज बांसवाड़ा की राजनीति में एक ऐसा ही नाम सामने आता है जिनकी पहचान पद से नहीं, जनता से जुड़े रहने से होती है। हम बात कर रहे हैं पूंजीलाल जी गैरी जी, भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष। सरल स्वभाव, जमीन से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण और रोज जनता के बीच रहने वाली कार्यशैली उनकी पहचान का मूल है। उन्होंने नेतृत्व को औपचारिकताओं से बाहर निकलकर सेवा और संवाद का रूप दिया है। इसी सोच का सबसे सशक्त उदाहरण है जन सुनवाई को जनता दर्शन का नाम देना। यह केवल शिकायत सुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता से रोज का साक्षात्कार है। हर सुबह बिना मंच और बिना दिखावे के सीधा संवाद, जहाँ समस्याएं भी अपनी होती हैं और समाधान की जिम्मेदारी भी। आज संदीप शो पर इस जमीन की राजनीति, बांसवाड़ा की वर्तमान स्थिति और भारतीय जनता पार्टी के विकास के रोडमैप का विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है वागड़ क्षेत्र में सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार करना। इस विचार यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। चलिए, तो अब हम हमारे आज के विशिष्ट अतिथि का हम स्वागत करते हैं। सर, द संदीप शो में आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। सर, हम सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक यात्रा की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई सर? राजनीतिक में सबसे पहले मेरे गांव में देलवाड़ा लोकिया, यहाँ से दूर 9 किलोमीटर दूर गांव है। जी सर। मेरे काका जी सरपंच थे, मेरे पिताजी के कजन ब्रदर, मतलब दूर से रिश्तेदार में काका जी लगते थे, मोग जी सरपंच। वो गांव के सरपंच हुआ करते थे। तो उनकी 2 साल सरपंचगिरी के बाद में उनकी मौत हो गई थी। और जो उनकी मृत्यु हुई थी अचानक हार्ट अटैक या किससे हुई, तो उसके बाद में मेरे राजनीतिक उनको जब मेरे पिताजी इनके बारे में जिक्र किया करते थे, मेरे काका जी के बारे में, तो मेरे मन में भी ऐसा भाव था कि मैं भी राजनीतिक करूंगा। तो 2005 में पंचायत समिति सदस्य में बना वहां से देलवाड़ा डागल से, और राजनीतिक शुरुआत हुई। तब से विभिन्न पदों पर रहा और आज आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बना रखा। सर, राजनीति में हर फील्ड में अपने हम किसी को अपने गुरु के रूप में देखते हैं। तो सर, आपके राजनीतिक करियर में आपने किसी गुरु के रूप में देखा सर? मैंने सबसे ज़्यादा ये राजनीतिक में आगे बढ़ने का यही है, मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं। क्योंकि मेरे पिताजी, उनके जब अंकल जी हैं, इनके बारे में, इनके अंकल जी के भाई जो सरपंच थे उनके बारे में बहुत जिक्र करते कि उनका नाम था मोगजी भाई जी सरपंच। तो ये करता था मेरा मोगजी, ये करता था मेरा मोगजी। तो मेरे मन में भी ऐसी थी कि मैं भी मेरे अंकल जी का नाम और मेरे समाज का नाम रोशन करूंगा इस प्रकार, और सेवा करूंगा, इनकी तरह सेवा करूंगा जी। सर, आज डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में अगर देखा जाए, जनजाति क्षेत्र में बढ़ती जातिगत राजनीति को सर आप कैसे देखते हैं? देखो, जातिगत राजनीतिक में तो कुछ ये आंशिक रूप से होता है जातिवाद का, परंतु हमारा भारत हमेशा सभी जातों को साथ में लेते हुए
एकता और अखंडता का भारत है, इसलिए जातिवाद तो चलता ही हो, पर ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन चारों में आपकी शीर्ष प्राथमिकता क्या है सर? देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही बहुत ही अहम विषय है जीवन में, परंतु शिक्षा को प्राथमिकता में इसलिए दूंगा कि जो शिक्षित होगा वो अपने शरीर को भी अवेरेगा। जी स्वास्थ्य का लाभ, व्यक्ति को स्वास्थ्य की जानकारी भी वो रख सकता है जो शिक्षित होगा, तो क्या खाने, क्या करने से, क्या पीने से मेरा स्वास्थ्य, ये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी में भी एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधा काम पूर्ण करती है। जो शिक्षित होगा वो उसको पूर्णतया करेगा, इसलिए शिक्षा को प्राथमिकता को दूंगा। इसके साथ साथ दोनों बिंदु हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके पैरेलल चलते हैं, पर तो शिक्षा प्रथम है। जी सर। सर, आपने अपने क्षेत्र में जन सुनवाई को जनता दर्शन नाम दिया। सर, यह नवाचार का विचार आपके मन में कैसे आया सर? मैं बड़े नेताओं के संपर्क में रहा और देखता भी हूँ, उनके पास जाता भी हूँ। मैं पहले 2 बार महामंत्री बना जिले से, जिला मंत्री भी बना, एक बार प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी बना, और ओबीसी आयोग का मेंबर भी वसुंधरा जी ने मुझे बनाया। इसके साथ तब से मेरा था कि जब कुछ लोग हैं, जब जाते हैं तो व्यक्ति उनको किस प्रकार से, इनको एक आव भगत करके इनकी समस्या सुननी चाहिए, क्योंकि जनमानस ही भगवान है। जो जनता की सेवा करता है वो परमात्मा की सेवा के बराबर। ऐसे मेरे मन में भाव है कि शोषित, वंचित और पोषित जो व्यक्ति आता है, कि कोई व्यक्ति किसी के घर पे उठ के सुबह सुबह जाता है, ठंड में घर से निकलता है, हर आदमी अभी सुबह आ जाता है, तो उसको घर से उठ के निकलने में कितनी समस्या आती है, शारीरिक रूप से भी इसको परेशानी आती है और मानसिक भी प्रिपेयर होना पड़ता है कि मेरी मोटरसाइकिल चलाऊंगा या मैं गाड़ी में बैठूंगा या मैं साइकिल से जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, तो उसकी समस्या है। कोई व्यक्ति वैसे तो आता नहीं है, तो उसको सुन के, और उनके, हमारे लिए वो भगवान का रूप है। और हमारी धर्म संस्कृति में कहा गया है कि जिसके घर पे, एक वागड़ी में कहावत है कि जिसके घर पे मानव के जूते उतरते हैं उसके आंगन में, उसके बाद धर्म का वास होता है। इसलिए लोग देवता के रूप में आते हैं और उनका हम जितना कर सकते हैं, उनका जितना आशीर्वाद हम ले सकते हैं, उतना लेने का पूरा प्रयास करते हैं। सर, अब तक हमने सुना था कि जनता है वो किसी राजनीतिक पद पे जो विराजमान है उनके दर्शन करने के लिए आती थी, लेकिन आज जो भी वर्तमान में जो भी राजनीतिक पक्ष में है या जो भी एमएलए एमपीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि आपसे उनको सीखना चाहिए कि आप सामने से जनता के दर्शन की बात कर रहे हैं। तो सर, आपका ये जो कार्यक्रम रहा या जो जनता दर्शन का जो रहा है वो हर नेता को सर अपनाना चाहिए। सर, आज विगत कुछ दिनों से सबसे बड़ा मुद्दा आ गया है एक अरावली का, और अरावली के नाम पर सर विपक्ष ने बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारे धरने दिए हैं। तो हमने अब तक एक पक्ष की बात सुनी है, तो सर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या रहेगा सर अरावली पर? आपको बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये विपक्ष का काम है झूठ बोलना। आपको एक बात पता है कि जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जी सर, उसके पहले गैस की टंकियां कितनी मिलती थी आपको पता है? आज वृक्ष हरा भरा है, वृक्ष कटना बंद हो गया है। एक नेता देश में बैठा और उसने योजना बनाई कि सब्सिडी दे के लोगों को गैस देंगे। तो जितने भी पहले आप बाजार में कहीं गए होंगे, आप किसी सिटी में जाना, अभी तो नहीं मिलेगा, आज से 10-15 साल पहले, कि सुबह सुबह कुछ लोग लकड़ी का भारा लेके उसको बेचने आते थे। आज आपको कोई दिख रहा है क्या? तो वन को कौन बचा रहा है? नरेंद्र भाई मोदी। और ये मुद्दा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला है कि अरावली को कोई कुछ नहीं होगा। ये तो विपक्ष का काम है चिल्लाने का, उससे आपका और मेरा क्या? वो तो चिल्लाएंगे, जी सर, गलत चिल्ला रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। जी सर, तो विपक्ष का कहना है कि विकास केवल कागजों में है। आप जमीनी स्तर पर इस आरोप का जवाब कैसे देंगे? ऐसा है, ये विपक्ष की बात कर रहे हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि मैं
अब आपका काम सही नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि 2 साल के जो डेवलपमेंट हुआ है, 2 साल का जो पैसा हुआ है दिया, 2 साल में जो रोजगार किया है, 2 साल बनाम 5 साल की हम विधानसभा में बहस करने के लिए तैयार है और आप आइए, तो वो नहीं गए। इसलिए केवल कहना, कथनी और करनी में अंतर है इनका। जी सर। बाकी इनको पता हाका करना, अपना हंगामा करना, जी जी बिल्कुल बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हमारी सरकार जितना डेवलपमेंट के ऊपर, अरे आप ये करो, जल में, थल में और नभ में भारत का विकास हो रहा है और राजस्थान भी कहीं अछूता नहीं है। जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जल, थल और नभ जी तीनों में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जी ऐसा कुछ भी नहीं, विकास बहुत हो रहा है। जी। सर, भाजपा की विचारधारा को आप आज आम आदमी तक सरल शब्दों में कैसे पहुंचाते हैं? भाजपा का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी। आपने इसको कभी गौर से, आपने शॉर्ट में बोला भाजपा, भारत की जनता की पार्टी है ये। भारत की हर जनता को विकास करने के लिए पार्टी है, भारत की हर जनता का सम्मान करने के लिए पार्टी है, भारत की हर जनता का, हर पंथ, हर मजहब, हर धर्म को भी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए भाजपा है। इसलिए भाजपा ही विकल्प है और कोई है ही नहीं पार्टी। सर, विपक्ष का अधिकतर आरोप हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। इस पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? धर्म की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, नरेंद्र भाई मोदी का एक नारा सुना आपने? जी सर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी इसमें किसी एक पंथ को कहा कि इसका विकास नहीं होगा, ऐसा विश्वास नहीं है जी सब में। आपने अभी देखा है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास मिले, जी ठीक है ना, आप सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक भाइयों को मिले, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें ईसाई भाई हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लिए। जी सर। तो कहा कह रहे हैं हम धर्म के? हम तो धर्म, तो सनातन धर्म, धर्म रक्षित ही रक्षता, सनातन ही अपना तन को जिंदा रखने के लिए सनातन जरूरी है। जी सर। बाकी हम कई धर्म को, धर्म तो धर्म है, धर्म के साथ तो चलना चाहिए, इसमें कहाँ गलत बात का है? भारतीय जनता पार्टी का ठीक एजेंडा है, धर्म के साथ उसमें लिखा हुआ भी है कि धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। जी सर, अभी अपने बांसवाड़ा क्षेत्र में मोदी जी ने परमाणु बिजली घर का शिलान्यास किया, पर उनके आने से 4-5 दिन पहले कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया था और धरना प्रदर्शन किया था। तो सर, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई आपको बताऊं, जो विकास करके हमारे एरिया का जो डेवलपमेंट है जी वो कितना बड़ा होगा उसके बारे में उन लोगों ने अध्ययन नहीं किया। जी केवल वो अपना अर्थ मैनेजमेंट कैसे करें इसके लिए इन्होंने किया। जी 2036 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, इसके अंदर 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और कितने इंजीनियर, कितने व्यक्ति यहाँ के रोजगार करेंगे, आप उसके बारे में आपको जानकारी है क्या? कितने रोजगार। और दूसरी बात, जो धरना प्रदर्शन किया उसकी एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ कि इन्होंने धरना क्यों किया। जी धरना जिन लोगों ने किया, मैं आपको बता दूं, उसमें आप नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमारे माननीय सांसद जी राजकुमार जी रोहत साहब ने इस धरने को करा, ठीक है, आपने भी देखा होगा। धरना हुआ, दिन की 1 बजे धरने पे बैठे, जी ठीक है, कलेक्ट्री के पास में टेंट लगे, भजन हुए, सब होने के बाद में रात की 1 बजे उठ के चले गए। सुबह 1 बजे भाषण करते हैं कि हमारे भाइयों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, जिसमें एक भी व्यक्ति उस नापला एरिया का नहीं था, केवल धरने में बाहर से लोग लाके। ऐसा मैं तो उनसे भी पूछना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत से कि भाई ऐसा क्या हुआ जो दिन में 1 बजे आप बैठे हो, रात की 1 बजे चले गए? 1 बजे से 1 बजे के बीच का क्या हुआ? क्या आपको किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया, या आपको उन अधिकारियों से कुछ मिला, आपके कुछ मिलने से आप हट गए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो सब लोग उनसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या व्यवस्था हुई जिससे वो चले गए, वो रात की 1 बजे चले गए और किसी को कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब वो क्यों बैठे थे, किस लिए बैठे थे, क्या करके गए, ये सब प्रश्न आप इनसे पूछना। जी सर, बिल्कुल सर। तो सर, भी ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था सर? केवल राजनीति करके अपना स्वार्थ सिद्धि करना, और अपने वागड़ी में कहावत है हमारे जी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए बाकी को वो करना, ये है और कुछ जी नहीं। जी सर।
सर, बीटीपी खुद को आदिवासी हितों की आवाज बताती है, आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये बीटीपी पहले बीटीपी बनी, जी अभी बाप बनी, जी आने वाले समय में ये आई बनेगी। ठीक है, बीटीपी का खुद का संविधान था, एक आदिवासी को एक बार मौका मिले। इन्होंने खुद ने संविधान बनाया था, उनके संविधान की कॉपी लेना आप इनसे। जी तो राजकुमार ने देखा कि इसको भी मैं दोबारा लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए बाप बना दी। आदिवासी की किसने का रक्षा करते हैं? आपने काकरी टुकरी कांड सुना क्या? जी डूंगरपुर में काकरी डूंगरी कांड हुआ था। जी बिल्कुल। 1076 बच्चे आज भी बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। तत्कालीन अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ सत्ता संगठन में वो भागीदार थे। जी जब व्यक्ति किसी के साथ भागीदार था, उन बच्चों के साथ जो हुआ और उन्होंने मुकदमे दर्ज किए, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कह के उनके मुकदमे ले लिए होते, तो आज 1176 लगभग जो बच्चे हैं वो बेरोजगार नहीं थे। आदिवासियों की हितैषी नहीं है ये। आदिवासियों की हितैषी तो भैरव सिंह शेखावत थे, मैं आपको बता दूं। जी सर। आप जानकारी रखना इस बात की। जी जब आदिवासी अध्यक्षी पद यहाँ पे सरपंच जितने बनते थे, उसके पहले कुछ सामान्य वर्ग के भी बनते थे, ओबीसी के भी बनते थे, जी सर। एससी के भी बनते थे। जी परंतु भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अध्यक्षी पद इस टीएसपी एरिया में किया। आदिवासी की हितैषी तो वसुंधरा राजे सिंधिया है, जी सर। जिन्होंने टीएसपी का बना के ना 2008 से उसमें जो हुआ, 8 के पहले 6 में जो भर्ती हुई, जो 0 पे माइनस थे मास्टर, जो गुरुदेव मेरे ये धांधली कर रहे हैं ना, जी वो गुरुदेव, इसमें कई गुरुदेव फेल हैं। जी जी आप उनकी आंसर शीट निकाल के माइनस वालों को नौकरी लगाइए, मैं झूठ नहीं बोल रहा जी हूँ, जी आप रिकॉर्ड दिखना। जी मैं तो आदिवासी की तो ये हितैषी कहाँ से हो सकते हैं? जी इसलिए इनके कोई हित का मतलब नहीं है, तो जो नेता बना वो उसका हित है, जी। इनसे कोई लेना देना नहीं है। सर, बीएपी की राजनीति आदिवासी समाज को जोड़ रही है, अलग कर रही है, आपका नजरिया क्या है सर? आदिवासी समाज को विकास से दूर कर रही है, आदिवासी समाज को शिक्षा से दूर कर रही है, आदिवासी समाज हमारे भाइयों को संस्कृति से दूर कर रही है। हमारी समाज जनजाति समाज, सनातनी समाज थी। उसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। आपने कभी वाल्मीकि ऋषि के भजन सुने? जी सर। हमारे जनजाति समाज में कहते हैं, लक्ष्मण भैया मिठ लागे सबरी रा बेर आनी बिलड़ी रा बेर सबरी। तो ये हमारे जनजाति समाज उनको कहते थे। हमारी जनजाति समाज सनातनी समाज थी, इसलिए इनके बारे में कुछ कहना आपको पता है, ये इनका विकास नहीं कर रहे हैं, खुद का विकास कर। जी सर। और सर, क्या भारत आदिवासी पार्टी अपने वादों पर खरा उतर रही है? क्या वादा किए इन्होंने? 5वीं पास को नौकरी लगा दूंगा। ये से झूठे वादे कोई होते हैं क्या? बरगला करके झूठ बोल के कुछ व्यक्ति को मानसिक इमोशनल बनकर, कभी कभी क्या होता है मानसिक कोई इमोशनल करते हैं, जी युवाओं को मानसिक इमोशनल किया। जी सर। इन्होंने एक इमोशनल का इतना कार्ड खेला कि हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। जी भारत विश्व गुरु बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जी। इनके पास कुछ भी नहीं है, परंतु इन्होंने इसका कोई विकास नहीं कर सकते। हमारे आदिवासी भाई तो इनकी वजह से, मतलब उन्होंने खुद का व्यक्तिगत ही विकास किया, सिर्फ व्यक्तिगत ही किया है। अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विपक्ष की पार्टी के दिग्गज नेता को टिकट दिया है, उसमें सर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखो, ये निर्णय कुछ बड़े निर्णय होते हैं। जी सर। इस बड़े निर्णय में हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, संगठन के बड़े मुखिया होते हैं, वो उनका आदेश होता है, इनका निर्देश होता है, हम उसकी पालना करते हैं। सब हमारे हैं, हम तो सर्वभूमि गोपाल की, जी, हम सबको हमारे साथ रखने के तैयार हैं और उसमें कोई समस्या नहीं। मतलब सर आप यही कहना चाहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही वो है, कुछ सोच समझ के और पार्टी के हित में ही लिया होगा। शीर्ष नेतृत्व निर्णय लिया है, हमसे बहुत अपने सबसे अच्छे हैं शीर्ष नेतृत्व, अपन और सबसे उन्होंने पार्टी के हित में ही कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया। उन्होंने किया वो सिरोधार्य। असल बिल प्रदेश की मांग आज बहुत बढ़ रही है, यह समाधान है या राजनीतिक मुद्दा है? देखो, आपको इसके बारे में मैं विस्तृत बताना चाहता हूँ। जी सर। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। जी ये मेरी रोटी कैसे सेके इसके लिए मैं
दूसरे के चूल्हे से आग ला के लगाना हो। कभी न भूतो न भविष्य तो ऐसा हो नहीं सकता है। जी सर। हमारे जनजाति भाइयों को भी पता है। मैं एक बात बता दूं आपको, जी सर। हमारे 16 एमएलए यहाँ बनते हैं, ठीक है। आप राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा विधायक किसके बनते हैं, किस समाज के बनते हैं, आपको पता है क्या? जी सर। किसके? जाट समाज जाट के बनते हैं, समाज। ठीक है। चौधरी जी। समाज जाट समाज के बनते हैं। जी हमसे ज्यादा विधायक 30 के लगभग विधायक एससी समाज के बनते हैं। जी 10 से 15 राजपूत बनते हैं, 10 से 15 ब्राह्मण बनते हैं। अगर हर 15-15 विधायक इकट्ठे होकर अलग अलग राज्य की मांग करे तो क्या संभव है? नहीं, है क्या? संभव नहीं, संभव नहीं। संभव नहीं है ना। जी दूसरी बात मैं आपको आज बता दूं, और एक कानून सम्मत भी बात है। जी राजस्थान के अंदर किसी या राज्य को बनाने के लिए जाति सूचक जो बात करनी, जी ये कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक पता है कानून की, और इनको किसी को बात ध्यान नहीं होगा, सुन लो आप। 1/3 स्टेट चाहिए किसी राज्य को नवगठित राज्य जी, करने के लिए। जी, कितने चाहिए? 1/3। 1/3। मुझे बताओ कि राजकुमार जी केवल अकेले बोलने से 1/3 स्टेट आते हैं इनके पास? नहीं आते। ठीक है, कोई इनको, और ऐसा संभव है हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति का राज्य बना देगा? जी। क्या संभव है क्या? नहीं। इसलिए ये तो असंभव है, और इनका कोई लेना देना नहीं है, इनकी बात का भी कोई औचित्य नहीं है। जी। केवल बरगलाना, देखो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनको करना है राज। जी जी बिल्कुल। इनको चाहिए वोट। जी वोट कैसे लिए जाए? भड़काओ, मानसिकता से लोगों को इस प्रकार का करना। पर अब हमारा समाज, हमारा जनजाति समाज, हमारा परिवार का समाज, हमारा जनजाति सनातनी समाज समझ चुका है इनके झांसे में आने वाला नहीं है, इनकी दुकानें बंद होने वाली। जी सर। भील प्रदेश की मांग पर आपकी स्पष्ट और व्यवहारिक राय क्या है? भील प्रदेश कभी बन नहीं सकता है। जी सर। क्योंकि आपको पता है कि आपके घर के भाई को आप 1 फीट इंच जमीन नहीं देते हैं। जी। मध्य प्रदेश यहाँ क्यों आएगा? वो भी अच्छा एक समृद्ध राज्य है, राजस्थान भी समृद्ध राज्य है, और गुजरात भी एक अच्छा विकसित राज्य है, तो क्यों आएगा? और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र इतना दूर, यहाँ कौन आएगा? इसलिए केवल कागज का नक्शा बना के युवाओं को बरगला रहे, न भील प्रदेश बनना है, न कभी कुछ ऐसा होना है। जी 70 के लगभग विधायक जाट बनते हैं, 36 लगभग एससी के बनते हैं, जैन भी बनते हैं, ब्राह्मण भी बनते हैं, गुज्जर भी बनते हैं। जी सारी समाजें बनती, हर समाज के 15 विधायक खड़े होकर कह दें कि मुझे एक अलग स्टेट बना दे, ये संभव नहीं है। और कानून सम्मत भी समझे। मैंने फिर आपको कहा कि 1/3 स्टेट चाहिए इसके लिए। जी केवल चिल्लाने से, माइक पकड़ कर हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये वोट लेने के लिए कर रहे हैं। ये युवाओं और बेरोजगार कर दिए इन्होंने। जी सर। जब से ये आए हैं, हमारी जितनी विज्ञप्ति निकल रही है, हमारी सरकार की पोस्ट खाली जा रही है हमारी जनजाति की। जी जी क्योंकि लोगों को उन्होंने बता दिया हम 5वीं पास नौकरी लगा देंगे। एक 5वीं पास नौकरी ले रखता है। आज हमारा जनजाति भाई MA BEd करके कंपटीशन कर रहा है, उसमें से बहुत इंटेलिजेंट है, वो आएंगे, 5वीं पास कौन सा आ जाएगा? जी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, झूठे। सर, आज हर युवा चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। सर, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकारी नौकरी के लिए हर युवा को तैयारी करनी चाहिए जी। पर मैं इस कदर का आदमी हूं, सरकारी नौकरी से आज ज्यादा स्वरोजगार पर आधारित एक व्यक्ति रोजगार करने वाला आदमी 100 को रोजगार दे सकता है। जी बिल्कुल सर। और सरकारी नौकरी वाला एक व्यक्ति ही हो सकता है। जी, जी। इसलिए स्वरोजगार पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे उद्योग क्षेत्र में, व्यापार में हमको आगे बढ़ना चाहिए। जी। सर, एक मुद्दा और सबसे बड़े अभी चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये कहना है, तो सर उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आदिवासी हिंदू है, हिंदू था, हिंदू रहेगा। हिंदू समाज की परिभाषा को अगर पढ़ा जाए तो हमारा जनजाति समाज, मैं भी 5% आरक्षण में आता हूं वैसे बिहारी समाज से, हमारा जनजाति समाज सनातन हिंदू है। आपने कभी आपकी उम्र में इतना आप कभी रामायण भागवत कभी देखा नहीं होगा? भागवत है, राम से पहले रामायण किसने लिखी? आप उस ऋषि मुनि का नाम जानते हैं? क्या नाम है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी। राम से पहले रामायण लिखने वाला कौन व्यक्ति है? जनजाति भाई। जनजाति। हजारों साल राम के आने की प्रतीक्षा करने वाली मेरी माँ कौन है? शबरी।
निषाद भील जब राजा राम वनवास जा रहे थे, उस भजन बोलता है कि भजन में आता है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट कौन था? निषाद भील का था। निषाद भील ने कहा था कि राजा राम आप यहाँ रह जाइए, पर राजा राम ने कहा था कि मेरे पिताजी की आज्ञा है, मुझे वन में भटकना है, कि एक जगह खड़ा नहीं रहना। तो निषाद भील था राजा। और आप यहाँ हमारे लोकल परिभाषा में भी देखो, हमारे यहाँ शादी होती है जनजाति समाज की जी, तो आज हमारा समाज गौतमेश्वर जाता है, यहाँ से घाटोल से गौतमेश्वर, ये अरनोद के पास में, और हमारा आदिवासी भाई गीत गाता है, आज ये तो गणे भेजो हो रे लाल बना लाल बना। वो मैं पैदा हुआ हूँ सर? क्या ये आजकल कोई हम हिंदू नहीं बोलने वाले नेता पैदा? आदि अनादि काल से ये गीत चलते आ रहे हैं, और आदि अनादि काल से हमारे यहाँ शादी होती है, यहाँ गौतमेश्वर दर्शन करने जाते हैं हमारे समाज के लोग जी, और गीत गाते जाते हैं, मेरे वाड़ा में बोवड़ी हो तीरथ जाई रे जाए, मारे गौतम जी मोटो देव रे तीरथ जाई रे जाए, मोहानी बाधा लेव रे तीरथ जाई रे जाए, मारा वाड़ा में बोवड़ी हो तीरथ जाई रे जाए, मो गौतम जी मोटो देव रे तीरथ। तो ये हमारी समाज जनजाति समाज, ये सनातनी समाज है। इसे तो गलत बात है। सनातन हिंदू है, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। ये तो कुछ अभी बीच में आए थे मानगढ़ पे कि तिलक मत लगाओ, मांग सिंदूर मत भरो, सब भजन बोलने लग गए। थोड़े दिन में सब मजीरे बजाएंगे, भजन बोलेंगे, ढोलक बजाएंगे, सब सनातनी। ऐसा कुछ नहीं है, सब क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, और ईसाई बना के अपना वोट बैंक करना चाहते हैं। बाकी आदिवासी समाज हमारा भाई है और सनातन हिंदू है। जी सर, अभी अपने क्षेत्र में एक धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया जोरों शोरों से शुरू हो गई है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठा रही है सर? देखो, हम शुरू से हमारे भाइयों को समझा रहे हैं कि एक भजन भी है कि धर्म पर मर जाना ना कोई बात बड़ी है। जी सर। तो हम धर्म पर अटल रहने के लिए हमारे पूर्वजों की बात सिखाते। कुछ आंशिक रूप से पूर्व में भी उन्होंने पैसों की लालच दे के हमारे परिवार के व्यक्ति चले गए। कोई अंग्रेज यहाँ आके कोई अंग्रेज बचे हुए नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, न मुगल बादशाह यहाँ आए थे तो कुछ कम लोग आए थे यहाँ, और वो बच गए। और ये तो धर्म का प्रलोभन देके हो गए, पर धीरे धीरे सने सने हमारे युवा जग चुका है। हमारे युवाओं के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से हम सब वापस सनातन धर्म की ओर लौट पड़ेंगे। और ये जो ईसाई बने हैं वो भी हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू समाज के अंग वापस आ जाए। सर, आपने हमें समय दिया सर। द संदीप शो और उनकी टीम की ओर से सर दिल की गहराई से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ पर आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय गुरु, राम राम। राम राम सर, राम राम सर।